मार्च 2026 विदेशी निवेशकों ने यानी एफआईआईज ने भारतीय शेयर बाजार से करीब 1,23,000 करोड़ रुपए निकाल लिए। आंकड़ा इतना बड़ा था कि हर किसी को लगा बाजार बुरी तरह टूट जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आखिर क्यों? क्या भारतीय शेयर बाजार विदेशी निवेशकों पर पहले जितना निर्भर नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है? क्या एसआईपी और घरेलू निवेशकों ने सच में बाजार को संभाल लिया, या फिर ये सिर्फ तूफान से पहले की शांति दिखी? इस वीडियो में हम डेटा के साथ समझेंगे कि मार्च 2026 की रिकॉर्ड बिकवाली के बावजूद बाजार क्यों नहीं टूटा। क्या भारतीय बाजार का खेल अब बदल चुका है? आखिर कौन से बड़े खतरे अभी भी बने हुए हैं और एक निवेशक के तौर पर अब आपको क्या करना चाहिए? देखिए, मार्च 2026 में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने यानी एफआईआईज ने भारतीय शेयरों में सबसे तेज बिकवाली का रिकॉर्ड बनाया। कुल रकम के हिसाब से यह बिकवाली मार्च 2020 के बाद दूसरी सबसे बड़ी थी। दरअसल मार्च 2026 में एफआईआईज ने करीब 1,23,000 करोड़ रुपए के शेयर बेचे थे, जो मार्च 2020 की तुलना में लगभग 2 गुने थे। लेकिन अगर आप सिर्फ कुल रकम देखते हैं तो आपको पूरी तस्वीर शायद समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इस दौरान एसेट बेस भी काफी बढ़ चुका था। मार्च 2020 में एफआईआईज के पास भारत में लगभग 21 लाख करोड़ रुपए के इक्विटी एसेट्स थे। कट टू मार्च 2026 ये बढ़कर करीब 62 लाख करोड़ रुपए हो गए। इसी वजह से कुल एसेट बेस के हिसाब से देखें तो मार्च 2020 में बिकवाली लगभग 2.95% यानी लगभग 3% थी, जबकि मार्च 2026 में ये करीब 1.97% रही यानी लगभग 2%। सीधी बात यह है कि बिकवाली की रकम बड़ी थी, लेकिन कुल एसेट बेस के मुकाबले उसका असर पहले जितना बड़ा नहीं था। अब थोड़ा माहौल को भी समझते हैं। देखिए, मार्च 2020 में हालात बिल्कुल अलग थे। महामारी की वजह से पूरी दुनिया में पैसों की कमी का माहौल था। निवेशक जोखिम वाले एसेट से बाहर निकल रहे थे और निफ्टी जनवरी के ऊपरी स्तर से मार्च के निचले स्तर तक 30% से ज्यादा टूट गया था। वहीं मार्च 2026 की सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। उस समय कच्चा तेल कुछ समय के लिए $118 प्रति बैरल तक पहुंच गया था। अमेरिका ईरान के बीच तनाव था और दुनिया में अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता का माहौल था। साथ ही दुनिया के बड़े निवेशक ताइवान और साउथ कोरिया जैसे देशों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े नए मौकों की तरफ पैसा लगा रहे थे। इन सभी वजहों से एफआईआईज ने भारत से पैसा निकाला, लेकिन बाजार की प्रतिक्रिया उतनी बड़ी नहीं रही। ऐसा क्यों हुआ? इसकी सबसे बड़ी वजह है घरेलू निवेशकों की बढ़ती ताकत। आज भारत में म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, बीमा और पेंशन से आने वाला निवेश इतना बड़ा हो चुका है कि जब भी विदेशी निवेशक बिकवाली करते हैं, डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशक और रिटेल एसआईपी का पैसा उसका काफी हद तक मुकाबला कर देता है। आप स्क्रीन पर दिखाई गई टेबल में देख सकते हैं कि मार्च 2026 में एफआईआईज की भारी बिकवाली के बावजूद घरेलू संस्थानों ने लगातार खरीदारी जारी रखी। इसी खरीदारी ने बाजार को बड़ी गिरावट से बचाया। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि एफआईआईज आज भी बाजार को प्रभावित करते हैं, लेकिन अब वो अकेले बाजार का डायरेक्शन तय नहीं करते। इस बदलाव का एक और बड़ा कारण यह है कि भारतीय परिवारों की बचत और म्यूचुअल फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम लगातार बढ़ रहा है। अब एसआईपी हर महीने बाजार में लगातार पैसा लाते हैं, यानी बाजार में एक ऐसा खरीदार हमेशा मौजूद रहता है जो नियमित निवेश करता रहता है। जब बाजार गिरता है तब भी एसआईपी नहीं रुकती और यही गिरावट को काफी हद तक संभाल भी लेती है। इसके अलावा बीमा कंपनियां और रिटायरमेंट फंड लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, इसलिए वो छोटे ड्यूरेशन में, शॉर्ट टर्म में घबराहट में उतनी तेजी से बिकवाली नहीं करते जितनी एफआईआईज करने लगते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि भारत अब दुनिया में होने वाले झटकों से पूरी तरह सुरक्षित हो गया है। जोखिम अभी भी मौजूद है और कुछ बातों पर नजर रखना बेहद जरूरी। पहला और सबसे बड़ा जोखिम, कच्चे तेल की कीमत। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा बाहर से खरीदता है यानी इंपोर्ट करता है। अगर तेल महंगा होता है तो महंगाई बढ़ सकती है, कंपनियों के मुनाफे पर दबाव आ सकता है, चालू खाते का डेफिसिट बढ़ सकता है और रुपए पर भी दबाव बन सकता है। दूसरा रिस्क है जियोपॉलिटिकल टेंशन। सप्लाई चेन में रुकावट, अचानक तनाव का बढ़ना या शिपिंग रूट्स पर किसी तरह का खतरा सीधे कमोडिटी की कीमतों और निवेशकों के भरोसे पर असर डालता है। तीसरा जोखिम है दुनिया की आर्थिक स्थिति यानी इकोनॉमिक सिचुएशन। अगर ब्याज दरों को लेकर कोई भी बड़ा फैसला आता है या दुनिया की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ती है तो एफआईआई फिर से रिस्क वाले बाजारों से पैसा निकाल सकते हैं।
चलिए अब बात कर लेते हैं एक अनुभवी निवेशक शंकर शर्मा जी के दिए गए स्टेटमेंट की। उनका मानना है कि भारत का अगला लंबी अवधि वाला यानी लॉन्ग टर्म बुल मार्केट शायद 1 से 2 साल में शुरू हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में मिलने वाले रिटर्न पहले की तुलना में कम रह सकते हैं। उनके मुताबिक अब लॉन्ग टर्म में सालाना 8 से 10% रिटर्न का दौर हो सकता है, जबकि पिछले 2 दशकों में यह औसतन 14 से 15% रहा। शर्मा का 1.6 बुल मार्केट वाला जो स्टेटमेंट है, जो उनका थॉट है, वो ये कहता है कि आर्थिक उदारीकरण के बाद असली लंबी तेजी 2003 से 2007 के बीच थी। उसके बाद आई तेजी में रिटर्न धीरे धीरे कम होते गए। उनका सीधा सा तर्क है, जिस तरह कोई बहुत बड़ी कंपनी 30-40% की रफ्तार से लगातार नहीं बढ़ सकती क्योंकि उसका आकार बड़ा हो चुका होता है, उसी तरह 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने के बाद किसी देश की बढ़त भी स्वाभाविक रूप से धीमी हो जाती है। अब इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में सिर्फ बड़े स्टॉक्स वाले इंडेक्स से पहले जैसे शानदार रिटर्न मिलने की संभावना कम हो सकती है। अगर आने वाले समय में यानी भविष्य में रिटर्न कम रहने वाले हैं तो निवेश का तरीका भी बदलना होगा। अब ऐसे में दिग्गज निवेशक शर्मा ये कह रहे हैं कि अगली बड़ी कमाई शायद मुख्य इंडेक्स के बाहर मिले, यानी मेजर इंडेक्स जो हैं उनके बाहर मिलेगी, यानी छोटी और खास सेक्टर्स में काम करने वाली कंपनियां जिनके पास अभी भी तेजी से बढ़ने का मौका है, ज्यादा फायदा दे सकती हैं। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने निवेश का एक हिस्सा स्मॉल कैप कंपनीज में लगाया, खासकर उन कंपनियों में जो टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर इकोसिस्टम से जुड़ी हुई है। उनका मानना है कि अगर इन क्षेत्रों में कहानी सही तरीके से आगे बढ़ती है तो यहाँ लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं। अब सवाल ये कि एक नॉर्मल इन्वेस्टर के तौर पर आपको क्या करना चाहिए, सामान्य निवेशक, रिटेल निवेशक के तौर पर आप क्या करें। सबसे पहले अपने एसआईपी को जारी रखिए। ऐसे बाजार में रुपए की औसत लागत यानी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग काफी फायदेमंद साबित होती है। दूसरा बड़ा काम जो आपको करना है, समय समय पर अपने इन्वेस्टमेंट का बंटवारा जांचते रहिए, यानी डाइवर्सिफिकेशन को रीचेक करते रहिए, देखते रहिए, एलोकेशन को देखिए। अगर आपका पूरा निवेश सिर्फ बड़े स्टॉक्स में है तो रिस्क को समझते हुए थोड़ा हिस्सा मजबूत थीम वाले मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगाने पर सोच विचार किया जा सकता है। तीसरा, हमेशा कुछ इमरजेंसी कैश अपने पास रखिए, यानी आपातकालीन कैश अपने पास रखिएगा। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो आपके हाथ में कैश होना चाहिए। जियोपॉलिटिकल टेंशन या कच्चे तेल की वजह से अचानक उतार चढ़ाव आ सकता है। ऐसे समय में कैश आपको सुरक्षा भी देता है और मौके का फायदा उठाने का मौका भी देता है। चौथा, हमेशा मजबूत बुनियाद वाली कंपनियों पर ध्यान दीजिएगा, यानी जिनकी बैलेंस शीट मजबूत है, जिनका बिजनेस स्ट्रक्चर मजबूत है, यानी जिनकी नींव मजबूत है। खासकर ऐसी कंपनियां जिनकी कमाई लगातार अच्छी हो, कीमत तय करने की ताकत हो और बैलेंस शीट काफी मजबूत दिखाई देती हो। तेल और रुपए पर दबाव वाले समय में यही कंपनियां बेहतर प्रदर्शन करती हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही बताना चाहते हैं कि मार्च 2026 ने यह साबित कर दिया कि भारतीय शेयर बाजार की तस्वीर अब पहले जैसी नहीं है। एफआईआईज अब बाजार की दिशा तय करने वाले अकेले खिलाड़ी नहीं हैं, क्योंकि घरेलू निवेशक, एसआईपी और डीआईआईज अब एक मजबूत सहारा बन चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि बाजार पूरी तरह सेफ हो गया है। कच्चे तेल की कीमतें, जियोपॉलिटिकल टेंशन और दुनिया की इकोनॉमिक सिचुएशन अब भी उतार चढ़ाव की बड़ी वजह बन सकती हैं। इसलिए निवेशकों को अपनी उम्मीदों को नए माहौल के हिसाब से बदलना होगा और अपने पोर्टफोलियो को उसी तरह तैयार करना होगा। अलग अलग जगह निवेश करिए, एसआईपी में नियमित रहिए, अनुशासन, डिसिप्लिन जरूरी है। मजबूत बुनियाद वाले कुछ मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में लिमिटेड इन्वेस्टमेंट और पर्याप्त इमरजेंसी कैश बनाए रखना आने वाले समय में समझदारी भरे कदम हो सकते हैं। हालांकि बाजार के बारे में हमने आपको ये चेतावनी तो दे दी कि वॉलेटाइल है, उतार चढ़ाव बना रहेगा, इसलिए ये बात भी सुन लीजिए कि फाइनेंशियल एडवाइजर की राय निवेश से पहले बेहद जरूरी है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.